नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया विल हिंदी और मैं हूं दिलीप खान। कल समाचार एजेंसी रॉयटर्स में खबर छपी। वो खबर कम और प्रचार सामग्री ज़्यादा थी। उसमें बताया गया कि किस तरह कोरोना वायरस के दौर में जो माइनिंग कंपनीज हैं, जो खनन कंपनियां हैं, वो आदिवासियों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। और कई जगह पर उसमें कई देशों का हवाला दिया गया था कि इन देशों पे माइनिंग कंपनियां किस तरह आदिवासियों के हितों का ख्याल रख रही हैं। मसलन उसमें कुछ कंपनियों का नाम भी दिया गया। मैं दो तीन एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाऊंगा। उसके बाद बात करूंगा कि माइनिंग कंपनियां कोरोना वायरस और आदिवासियों के बीच में किस तरह का अभी संबंध है, पहले क्या मामले सामने आए हैं और इन कंपनियों का क्या रोल रहा है आदिवासियों के बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने में। लेकिन उससे पहले आप इस लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसे देख पाएं। तो खबर ये थी कि खबर में बताया गया था कि जो दो बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया की सबसे बड़ी दो माइनिंग कंपनीज बीएचपी और रियो टिंटो, इन दोनों कंपनियों के हवाले से बताया गया कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया के खदानों में जो वहाँ के आदिवासी, ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिजिनस पीपल हैं, उनके लिए किस तरह ये कंपनियां उनकी मदद के लिए आगे बढ़ रही हैं। और ये बताया गया कि वहाँ पर जो बाहर के लोग आते हैं, यानी शहरों से जो लोग उन साइट्स पे काम करने जाते हैं, खनन खदानों पे काम करने जाते हैं, तो उनको किस तरह सेफ्टी मेजर्स ये लोग दे रहे हैं, टेस्टिंग के बाद वहाँ भेज रहे हैं। और किस तरह 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वो खनन के लिए अभी नहीं लगा रहे हैं, उनको घर पे आराम करने के लिए भेज दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो आदिवासियों के लिए जो उम्र की सीमा है वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के आदिवासियों को खनन पट्टों पे, खदानों पे नहीं लाया जा रहा है ताकि उनके स्वास्थ्य को कोई खतरा न पहुंचे। मैं एक ऑस्ट्रेलियन सरकार का एक डेटा देता हूं कि ये जो 65 साल और 50 साल का मामला जो अंतर रियो टिंटो और बीएचपी जैसी कंपनियां अभी दिखा रही हैं, ऑस्ट्रेलियन सरकार का डेटा बताता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जो आदिवासी हैं, उनकी जो जीवन प्रत्याशा होती है, औसत आयु होती है, वो बाकी कम्युनिटी, बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले 10 साल कम होती है। तो 10 साल कैसे कम होती है, इसके पीछे तमाम शोध हो चुके हैं और उसमें लगातार ये सामने आया है कि जिन इलाकों में आदिवासी रहते हैं उन इलाकों में अंधाधुंध तरीके से जो माइनिंग की जाती है उसका उन आदिवासियों के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। और उसके पीछे और भी कई वजह हैं, गरीबी, उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। लेकिन माइनिंग कंपनियों के रोल को बार बार चिन्हित किया जाता है कि उनके इलाकों में जाके जब माइनिंग कंपनियां खनन करती हैं तो उनसे जो निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो विषैले कई रासायनिक पदार्थ हैं, उनके संपर्क में आने पर आदिवासियों की जो जीवन है उस पर सीधा असर पड़ता है, कई तरह की बीमारियां फैलती है। इस रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पेरू, ऑस्ट्रेलिया से सीधा चले जाइए लैटिन अमेरिका, पेरू में कई सारे आदिवासियों को ये कंपनियां मदद पहुंचा रही है। मसलन खाना, पानी, दस्ताने, मास्क, इस तरह की सुविधाएं पहुंचा रही है। एक माइनिंग कंपनी है एमएमजी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने पेरू के आदिवासियों के 6000 परिवारों को खाने की राशन सुविधा मुहैया कराई है। और ये बताया जा रहा है कि किस तरह माइनिंग कंपनियों ने कोरोना वायरस के दौर में, जहां पर सरकारें बहुत ज़्यादा लैटिन अमेरिका के देशों की मदद नहीं करने में कामयाब हो पा रही है, वहां किस तरह माइनिंग कंपनीज इन आदिवासियों के हितों का ख्याल रख रही है। मैं इस पे आगे आऊँगा, बताऊँगा कि किस तरह माइनिंग कंपनियों पे लैटिन अमेरिका में तमाम एक्सपर्ट्स, पर्यावरणविद और आदिवासी अधिकार संगठन, ये लोग क्या कहते हैं माइनिंग कंपनियों के बारे में, हकीकत क्या है, उस पर आगे समझाऊंगा। लेकिन पहले लैटिन अमेरिका पे बात पहुंची है तो लैटिन अमेरिका के बारे में मैं आपको अभी क्या हो रहा है वहाँ पे उसका एक समरी आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि अभी अगर शुरू से देखें कोरोना वायरस का अगर हॉटस्पॉट देखें तो शुरू में चीन से फैलना शुरू हुआ, उसके बाद यूरोप बना नया एपिसेंटर। यूरोप में आपको मालूम होगा कि इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इन देशों में बहुत तेजी से कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ। उसके बाद अचानक से अमेरिका इन सारे देशों को पछाड़ते हुए वहां पर बहुत तेजी से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ। अब इन देशों में धीरे धीरे कोरोना वायरस की जो रफ्तार थी वो कम होने लगी है, लेकिन लैटिन अमेरिका नया एपिसेंटर बनता हुआ दिख रहा है। वहां पे कम से कम कई 4-5 देश ऐसे हैं जहां बहुत तेजी से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ब्राजील जो है वो अभी, आप अगर सूची देखेंगे कोरोना वायरस की, दुनिया भर में जितने देश में कोरोना वायरस है अभी, तो उसमें ब्राजील तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। और यूरोप के जितने देश थे, चाइना समेत जितने देश हैं यूरोप के, उसमें सिर्फ आप रूस को छोड़ दीजिए तो इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सबको
पीछे छोड़ चुका है ब्राज़ील, तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। और ब्राज़ील में इस वक्त 2,30,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके हैं। उसी तरह पेरू, वहाँ भी 1 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। मैक्सिको, चिली, इक्वेडोर और भी कई सारे देशों में लगातार बहुत तेज़ी से बीते कुछ दिनों से, 1-2 हफ्ते से कोरोना वायरस के केसेस में बहुत तेज़ी से उछाल देखने को मिल रही है। और ये जो जब जैसे ही वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस सामने आने शुरू हुए थे, उसी वक्त से ये चिंता जताई जा रही थी कि अमेज़न का जो जंगल है वहाँ पे, वो जो जंगल वहाँ पर कई देशों में फैला हुआ है, चाहे ब्राज़ील हो, पराग्वे हो, पेरू हो या कोलंबिया हो और आसपास के बोलीविया हो, कई देशों में जो अमेज़न का जंगल, घना जंगल फैला हुआ है, उन जंगलों में रहने वाले जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, शहरी आबादी से, ये जो बाकी जो जनजीवन है जिसमें अभी जिस तरह की शहरी सुविधाएं बहाल हुई है और यहाँ के लोगों का जो इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ है वो अलग तरह का इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ है। और जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है जिनका संपर्क ऐसे लोगों के साथ नहीं है, उनकी जीवन शैली अलग होने की वजह से उनके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अलग किस्म की है। तो जैसे ही लैटिन अमेरिका में जब कोरोना वायरस का विस्फोट शुरू हुआ, उसी वक्त से ये कहा जा रहा था कि ये वायरस कहीं ऐसा न हो कि वहाँ के आदिम जनजातियों के लिए अस्तित्व पर खतरा के तौर पर सामने आ जाए और उनका अस्तित्व बिल्कुल खतरे में पड़ जाए। जो डेटा है, जैसे वर्ल्ड बैंक का मैं डेटा पहले आपको छोटा सा जो वहाँ के हालात हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं माइनिंग कंपनी और कोरोना वायरस के साथ क्या संबंध है आदिवासियों का उस पर आऊँगा। वर्ल्ड बैंक का डेटा बताता है कि लैटिन अमेरिका में जो आदिवासियों की कुल तादाद है वो 4,20,00,000 है और टोटल जो पॉपुलेशन है लैटिन अमेरिका की उसके लगभग 8% के बराबर आदिवासी रहते हैं। जो सबसे बड़ा देश है लैटिन अमेरिका का वो है ब्राज़ील, और ब्राज़ील में जैसे मैंने बताया कि सबसे तेज़ी से कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं और तीसरे नंबर पर दुनिया में ब्राज़ील पहुंच चुका है। ब्राज़ील में 8,17,000 के आसपास जो आदिवासी समुदाय हैं उनकी आबादी है। लगभग 12.5% आदिवासी वहाँ की कुल आबादी का हिस्सा है। अर्जेंटीना ले लीजिए जो उसके बाद सबसे बड़ा देश है, वहाँ पर 35 ऑफिशियल ट्राइबल समुदाय हैं, ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं। और इस तरह अगर आप देखेंगे तो अलग अलग देशों का डेटा वो संख्या गिनाने से बेहतर है कि मैं मुद्दे पे आऊँ और उन संख्या से बहुत चीज़ें बहुत स्पष्ट भी नहीं होंगी। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि लैटिन अमेरिका में लगभग 800 आदिवासी समुदाय, अलग अलग तरह के समुदाय रहते हैं। उनमें कई सारे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, यानी आदिम जनजाति है जिनका शहरी जनजीवन से वास्ता नहीं है, साबका नहीं है, वो ज़्यादातर घने जंगलों में रहते हैं। और अमेज़न के जंगलों की इन आदिवासियों को दुनिया भर में एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे जब ब्राज़ील में पहला केस सामने आया था मार्च में, उसके बाद जब पहली बार किसी जनजाति की जान गई, किसी आदिवासी की जान गई, वो तारीख थी 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को यानोमामी एक आदिवासी समुदाय है, इस समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले 15 साल के किशोर उम्र के लड़के की डेथ हुई थी। और उसके बाद जो चिंता थी, जो चिंता पहले एजम्पशन में जताया जा रहा था कि क्या होगा, वो चिंता धीरे धीरे अब लगने लगा कि मूर्त रूप ले रही है, असल झलकने लगी वो चिंता। और उसके बाद जो वहाँ के अलग अलग संगठन हैं आदिवासी अधिकार पे काम करने वाले, उन संगठनों ने जो डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, तो सिर्फ ब्राज़ील में 18 मई तक का डेटा इन संगठनों ने कलेक्ट किया है। 18 मई तक 103 आदिवासियों की मौत हो चुकी थी कोरोना वायरस के चलते और 540 से ज़्यादा इन्फेक्टेड थे और इसमें 40 अलग अलग आदिवासी समुदाय के लोग शामिल थे। ये सिर्फ ब्राज़ील का मामला है। अलग अलग देशों का इस तरह का अभी डेमोग्राफिक डेटा और आदिवासियों को लेकर डेटा अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये अनुमान के तौर पर बताया जाता है कि वहाँ पर हज़ारों आदिवासी अभी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और लगभग 90 से लेकर 100 आदिवासी समूहों में ये कोरोना वायरस फैल चुका है। इसलिए चिंता जो है वो कहीं ज़्यादा अब गहराने लगी है और कई ऐसे संगठन हैं जो अब इस पर खुल के स्टेटमेंट जारी करने लगे हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ी हुई संस्था है, जो लैटिन अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट है उसमें काम करने वाली संस्था है, जिसको हम पाहो कहते हैं, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये मानना है कि ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू का जो बॉर्डर है, इन तीनों देशों से मिला के जहाँ पर जो इलाका बनता है बॉर्डर का, वो वहाँ पर अमेज़न का बहुत डेंस जंगल है और इस इलाके को पाहो ने माना है कि बहुत संवेदनशील है। और चूंकि आप देखें कि ब्राज़ील और पेरू दोनों में लाख से ज़्यादा मामले कोरोना वायरस के हो चुके हैं और कोलंबिया में भी बहुत तेज़ी से मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके बाद इस इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए
चिंता ज़्यादा व्यक्त की जा रही है। और मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह के संगठनों ने किस तरह की चिट्ठियां लिखी है, और उसके बाद डैमेज कंट्रोल में जो जहां से मैंने बातचीत शुरू की कि अभी माइनिंग कंपनीज ने जो मदद का ऐलान और इस तरह की खबरें, मैं कहूँगा, मैं ये सीधे आरोप नहीं लगाऊंगा कि प्लांट करवाया है या नहीं करवाई है, लेकिन वो पब्लिक एक्सरसाइज, पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज ज़्यादा दिखती है रॉयटर्स की वो खबर। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन ये जो मामला है कि माइनिंग कंपनीज के साथ इसका रिलेशन क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अमेजोन के जिन जंगलों के बारे में ये चिंता व्यक्त की जा रही है वो है क्या। मसलन लगातार ये खबर आ रही थी जब कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे थे, सामने आ रहे थे, तो ब्राज़ील को लेकर खास तौर पे कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है बोल्सोनारो, वो लगातार इस वायरस को मामूली सर्दी खांसी जुकाम बता रहे थे। और जब लोग कह रहे थे कि एक डिस्टेंस मेंटेन करने की अपील कीजिए आप, लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से कैसे बचे इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो बोल्सोनारो लगातार दूसरे कामों में मुब्तला थे, दूसरे कामों में व्यस्त थे। वो लगातार कह रहे थे कि मजदूरों को काम पे आना पड़ेगा, फैक्ट्री चालू रखो क्योंकि इकोनॉमिक प्रोडक्शन गिर जाएगा, कोरोना वायरस से मरे ना मरे लोग बेरोजगारी से मर जाएंगे, इसलिए कोरोना वायरस से मरना ज़्यादा ठीक है बेरोजगारी से मरने के मुकाबले। इस तरह के विवादास्पद बयान बोल्सोनारो ने लगातार दिए। उस ब्राज़ील की हालत मैंने आपको बताया कि किस तरह वहाँ पे 2,29,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, और आदिवासी समुदायों में किस तरह 600 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं अब तक। चिंता क्यों जताई जा रही है? चिंता जताने की कई वजह हैं। जिन इलाकों में अभी कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ है, उन इलाकों के बारे में साफ तौर पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो केसेस सामने आए हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह माइनिंग है, इलीगल माइनिंग भी और वैध माइनिंग भी। क्योंकि माइनिंग करने वाले जो लोग हैं शहरों से, जो ये दुनिया जो है बाहरी दुनिया, अगर हम आदिवासी समुदायों की उस दुनिया से बाहर की दुनिया की बात करें, इस दुनिया से जाके वो लोग वहाँ पर माइनिंग करते हैं, और इन समूहों को, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं जिनका संपर्क शहरों से ज़्यादा नहीं है, उनके साथ संपर्क में आते हैं और कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने में इन लोगों ने मदद पहुंचाई। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो इन कंपनियों के चलते जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, जंगलों की कटाई हुई, और उसके बाद वहां पर बड़े पैमाने पर जो पट्टे लेकर खेती करने की परंपरा, वहां पर एक बड़ी लॉबी है। खेती का कॉन्सेप्ट भारत की तरह नहीं है कि अपनी जमीन पर खेती करो, हालांकि भारत में भी जो ट्राइबल इलाके हैं वहां पर अब आपको पट्टे लेकर बड़े बड़े जो खेती को एक इंडस्ट्री की शक्ल देने वाले लोग अब तैयार हो गए हैं, और छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम जगहों पर अब उस तरह के लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा है। तो ब्राजील में इस तरह डिफॉरेस्टेशन के बाद, जंगलों की कटाई के बाद पट्टे लेकर खेती करने वाले जो लोग थे, उन लोगों के जरिए भी कोरोना वायरस फैलने की आशंका व्यक्त की गई थी, और अब माना जा रहा है कि इन लोगों का बड़ा हाथ है। साथ ही वहां पर जो तेल खनन करने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने बहुत बाद के दिनों तक अपना काम जारी रखा था, और आज भी कई देशों में इन कंपनियों का काम बंद नहीं हुआ है। जिस ऑस्ट्रेलिया से मैंने शुरू की, तो ऑस्ट्रेलिया में तो अभी भी इस तरह की माइनिंग की गतिविधियां चालू है, कम स्टाफ के साथ चालू है। इसी तरह लैटिन अमेरिका में भी कई देशों में काम चालू है, काम बंद नहीं हुआ। और आपको मालूम है कि इस तरह का जो काम है माइनिंग की, खदान खोदने की, ये लगभग संजोग देखिए दुनिया भर में उसी इलाकों में होते हैं जहां पर आदिवासियों की तादाद ज्यादा होती है, जहां पर जंगल ज्यादा होते हैं, और जंगल को काट कर ही इस तरह के खदान को जो मैग्नीशियम हो, कोयला हो, हीरा हो, जो भी इस तरह की खनिज है, अयस्क है, उसको खोदा जाता है और निकाला जाता है। अभी पूरे मामले के बाद जब लगातार सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे, जैसे मैंने ब्राजील का एग्जांपल दिया, इक्वेडोर में भी यही सवाल उठा था, चिली में भी यही एग्जांपल लगभग कमोबेश लागू होता है, तो उस समय जगह जगह से ये खबरें आ रही थी कि आदिवासी समूह जो हैं, आदिवासी समुदाय जो हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही कई जगह पर रोड ब्लॉक किया, नदियां ब्लॉक की, कि बाहर से आने वाले लोगों को अंदर आने की परमिशन वो लोग नहीं दे रहे थे, और खुद ही खुद को क्वारंटाइन में एक तरह से रखा, खुद ही खुद को आइसोलेट किया, और एक तरह से बाकी दुनिया से खुद को काट लेने की कोशिश की, ताकि उनका जो पूरा समुदाय है वो बच सके। और ये जो डर आदिवासियों के बीच में बना, इसके पीछे ऐतिहासिक वजह है। कई सारे आप रिसर्च अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे तो मिलेगा। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल दूं, 1987 से 1990 के बीच का एक मामला बताया जाता है। उस वक्त में खसरा जो बीमारी है उसका बहुत प्रकोप दुनिया भर में था, और लैटिन अमेरिका में भी इस बीमारी का प्रकोप बढ़ा। उस दौरान माना जाता है कि जिस आदिवासी समुदाय से ब्राजील में पहली मौत हुई थी, यानोमामी समुदाय, उस समुदाय के लगभग 14% आबादी की मौत हो गई थी खसरे से। और बताया जाता है कि इस खसरे को इन समुदायों के बीच में ले जाने का काम माइनिंग करने वाले लोगों ने, खनन करने वाले लोगों ने किया था।
उसी तरह और भी कई सारे एग्जाम्पल है। 1970 के दशक में ब्राजील सरकार ने एक वक्त में आमतौर पे आदिवासियों पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो विकास विरोधी होते हैं, क्योंकि उनकी जमीन को हड़प के, उनकी जमीन पर कब्जा करके जब बड़ी कंपनियां खनन करना शुरू करती हैं तो ये लोग उसका स्वाभाविक तौर पर विरोध करते हैं और जंगल को बचाने के लिए आगे आते हैं। तो 1970 के दशक में वहां पे मैटी जनजाति को सरकार ने ये लगातार प्रचारित करना शुरू किया कि ये विकास विरोधी है, और उनके इलाकों में से, उनके गांव में से, उनके मोहल्ले में से एक सड़क बनवा दी। और सड़क बनवाने के बाद जब लोगों ने वहां से गुजरना शुरू किया तो वहां पर फ्लू ऐसा फैला कई गांवों में कि मैटी जनजाति की 3/4 आबादी उन इलाकों से जहां से सड़कें गुजरी थी, यानी 100 में से 75 लोगों की मौत हो गई थी। और ऐसे एग्जाम्पल आपको बार बार नजर आएगा, बार बार इस तरह के रिसर्च सामने आए। 1950 के दशक में ब्राजील का काला पालो गांव था, वहां पर भी खसरा बीमारी से इसी तरह का जो बड़ी संख्या है आबादी की वो प्रभावित हुई थी और उनकी मौत हो गई थी। कई जनजाति समुदाय उसके बाद लगातार इस तरह की बीमारियों से, जो बीमारी उनकी बाहर की दुनिया में पनपती है, जो वायरस उनकी दुनिया से बाहर की दुनिया में पनपते हैं, उन वायरस से उन आदिवासियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता चला गया। और यही वो डर था कि कोरोना वायरस के बाद लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स और इंक्लूडिंग डब्ल्यूएचओ के भी जो संगठन है, पाहो, जो लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में काम करने वाला संगठन है, उसने भी ये चिंता जताई थी। उसके बाद ये हुआ कि दुनिया भर के 100 से ज्यादा जो पर्यावरणविद हैं और ट्राइबल राइट समूह है, संगठन है, उन संगठनों ने माइनिंग कंपनियों को लेकर एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में कई सारी इस तरह की चिंता जताई गई थी कि अमेज़न के जंगलों में ये जो माइनिंग कंपनियां अभी भी खनन कर रही है और उन इलाकों में खनन कर रही है जहां पर आदिवासियों की तादाद ज्यादा है, इस पे अगर लगाम नहीं लगाई गई तो इन आदिवासियों के वापस वही खतरा मंडराने लगेगा अस्तित्व पे, जो पहले के दशकों में देखा गया है। इसमें जो खास करके जो इक्वेडोर के एक आदिवासी संगठन है, शुअर ओरतुरम नामक संगठन, उस संगठन ने दुनिया भर से अपील की थी कि हमारे अस्तित्व पर अब खतरा आ गया है, आप लोग हमारी मदद कीजिए, हमारी सरकार को आप लोग लिखिए, सरकार पे दबाव क्रिएट कीजिए कि कम से कम हमारे इलाके में दखलंदाजी फिलहाल बंद करे, ताकि इस नई तरह की बीमारी से हम लोग बच पाए और अपना जो पूरा अस्तित्व है, अपनी जो कल्चर, अब हमारी जो संस्कृति है, वो कम से कम आने वाले दिनों में भी टिकी रहे और हमारी जो नई पीढ़ी है वो पीढ़ी कम से कम एक आने वाला साल देख पाए और हम लोग इस धरती पर बने रहे। इसके बाद कई सारे, जैसे मैंने बताया कि 100 से ज्यादा संगठनों ने चिट्ठी लिखी थी, इसमें कई कंपनियों का नाम लेके इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि किन किन कंपनियों का नाम लेके लिखा गया। उसमें ऑस्ट्रेलियन कंपनीज थी, जो कंपनियां लैटिन अमेरिका में खनन के काम को अंजाम दे रही है। दिलचस्प ये है कि लैटिन अमेरिका में खनन में लगी हुई कंपनियां, ज्यादातर कंपनियां या तो ऑस्ट्रेलियन है या ब्रिटिश है या कैनेडियन है या चाइनीज है। इन 4-5 देशों का वहां के खनन इंडस्ट्री पे पूरी तरह कब्जा है। और ये कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनमें मैंने बताया कि उसमें रियो टिंटो से लेकर BHP से लेकर तमाम इस तरह की कंपनियां हैं जिसको इस चिट्ठी में बताया गया था कि आप लोग अगर परहेज नहीं बरते तो ये एक मानवीय संकट पैदा हो जाएगा। और ये जो जिस संगठन ने अपील की थी दुनिया भर से कि हमें बचाओ, उस संगठन ने बीते दिनों 30 मार्च 2019 को सरकार के साथ बैठक की थी और उसके बाद अपने इलाके को माइनिंग फ्री डिक्लेयर करने का ऐलान किया था खुद से, और कहा था इक्वेडोर सरकार से कि आप भी कम से कम ये कोशिश कीजिए हमारा इलाका माइनिंग फ्री हो जाए, क्योंकि माइनिंग करने वाले लोग हमारे इलाके में कोरोना वायरस फैला रहे हैं। और उसके बाद इस चिट्ठी से चंद दिन पहले जब ये पूरी जो डिमांड है, पूरी बातचीत है, जब ये दुनिया भर के डिस्कोर्स में दिखने लगा था और लगने लगा था कि जो आदिवासी अधिकार के लेकर काम करने वाले संगठन है, पर्यावरणविद है, जब वो इस तरह का प्रेशर क्रिएट करने लगे थे, तो कनाडा माइनिंग जर्नल नाम की एक पत्रिका है जो माइनिंग करने वाली कंपनियों को सलाह मशविरा देती है कि आपको किस तरह बिहेव करना चाहिए। माइनिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे इस जर्नल में बात की जाती है। उसने पहली बार 24 अप्रैल को उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और इस आर्टिकल में ये संदेश दिया गया था माइनिंग कंपनियों को कि कोरोना वायरस के दौर में आपको आदिवासियों और बाकी लोगों की
किस तरह सहायता करनी चाहिए और आपको किस तरह इन लोगों को खाना, पानी, दस्ताने, मास्क, इस तरह की चीज़ें मुहैया करानी चाहिए। इससे कुल जमा मतलब ये था कि इससे मानवीय चेहरा, जो माइनिंग करने वाली कंपनी है उसका मानवीय चेहरा दुनिया के सामने आ सकेगा। और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि कल रॉयटर्स में जब ये खबर छपी कि कई सारी माइनिंग कंपनी ने कहा कि हम 600 परिवारों को, 600 परिवार कितनी बड़ी संख्या है पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ी खबर छपी। 1-1,500 शब्द की, आमतौर पे एजेंसी में इतनी बड़ी खबर छपती नहीं है। और उसमें बताया गया कि जो एमएमजी लिमिटेड है वो पेरू में 600 परिवार को खाना, राशन मुहैया करा रही है। उसमें जो रियो टिंटो कंपनी है वो बता रही है कि हम किस तरह बाहर से आने वाले लोगों को हम टेस्ट करके उन इलाकों में खनन करने की इजाज़त दे रहे हैं जहां पर आदिवासियों की तादाद ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में एक पॉलिसी है जिसको फीफो कहते हैं, फ्लाई इन फ्लाई आउट, फीफो। उसमें यह कहा जाता है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जैसे मेलबोर्न से या कैनबरा से, या ये लोग फ्लाई उन इलाकों में और वापस हवाई जहाज से उड़ के आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो वहां पर टिकते नहीं है, रहते नहीं है, बड़े अधिकारी है, इनकी टेस्टिंग की जा रही है। और ये टेस्टिंग आदिवासियों की जान को बचाने के लिए ये टेस्टिंग हो रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है कंपनियों की तरफ से। अमेरिका में जब ये बार बार ये सारी बातें चल रही थी, उसके बाद जब ये कहा जा रहा था कि वहां पर आदिवासी समुदाय के लिए ये बड़ा संकट हो सकता, खबर ये है कि ब्राजील के अमेजोन, जो अमेजोन एक स्टेट का भी नाम है ब्राजील में लगा हुआ इलाका है, उस स्टेट में कई सारे आदिवासी समूहों में, कई सारे गांवों में कोरोना वायरस का विस्फोट ऐसा हुआ है कि उन लोगों का इम्यून सिस्टम चूंकि इस वायरस को लेकर बहुत मजबूत नहीं है। उसके पीछे कई वजह हैं। उसके पीछे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, उसके पीछे उनका बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं होने की वजह से उनके अपने खास तरह का इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ है। तो जब कोरोना वायरस का वहां पर मामला तेज होना शुरू हुआ, अभी हालत क्या हो गई है? हालत ये हो गई है कि वहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोग बाकी जो शहर है, चाहे वो रियो डी जेनेरो हो या बाकी जो इलाके हैं, उन इलाकों के मुकाबले ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, बहुत जल्दी ज्यादा गंभीर हालत में पहुंच जाते हैं। अब ब्राजील सरकार ने बीते दिनों प्रेस रिलीज में ये बताया था कि वहां पे किस तरह इन इलाकों से, जहां पर लोग, ये आदिवासी समूह जहां पर कोरोना वायरस से ज्यादा गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं, इनको अब हवाई जहाज के जरिए सीधा आईसीयू में भर्ती कराया जा रहा है। क्योंकि जिनको भी कोरोना वायरस हो रहा है उनकी हालत इतनी खराब हो जा रही है कि आईसीयू के बगैर, उनमें से ज्यादातर की हालत ऐसी हो जा रही है कि आईसीयू के बगैर उनका जीना मुश्किल दिख रहा है। तो अब ऐसे लोगों को हवाई जहाज के जरिए लाया जा रहा है, हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया जा रहा है। अब वही बोल्सोनारो सरकार अब ये काम कर रही है जब वहां पर 2 लाख से ज्यादा पेशेंट सामने आ चुके हैं, मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन जब इन्हीं गांव के लोग ये कह रहे थे कि आप जंगल मत काटो, आप हमारे यहाँ माइनिंग को अंजाम मत दो, तो बोल्सोनारो क्या कर रहे थे? बीते दिनों, अभी मार्च की बात है, वहां पर ब्राजील की सरकार एक विधेयक पास करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और विधेयक क्या है? पूरा जो, अगर आप अमेजोन के जंगल की साइज देखेंगे, जिस जंगल की बार बार मैं आज चर्चा कर रहा हूं, वो साइज है 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी 67 लाख वर्ग किलोमीटर। इतने बड़े जंगल में ब्राजील में कुछ हिस्सा उस जंगल का आता है, और उस जंगल में खेती और माइनिंग के लिए यही बोल्सोनारो सरकार ब्राजील में 2 महीने पहले उस विधेयक को पारित करवाना चाहती थी, और अभी भी लगी हुई है उस विधेयक को पारित करवाने में, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि वहां पर इस अमेजोन का 11,000 से लेकर 16,000 वर्ग किलोमीटर जंगल की कटाई होगी, और उस कटाई करके जंगल की वहां पर खेती और माइनिंग का पट्टा दिया जाएगा, ताकि और वहां पर जो सो कॉल डेवलपमेंट का काम है वो उस काम को अंजाम दिया जा सके। और इस इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदाय लगातार इस कानून का, इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। मामला सिर्फ सरकार के इस विधेयक का नहीं है, बल्कि माइनिंग कंपनियों पे और भी कई तरह के इल्जाम लगते रहे हैं अमेजोन में। आपको बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी हाल में आपको याद होगा कि ट्विटर से लेकर फेसबुक तक पे हर जगह एक चीज ट्रेंड कर रही थी, और वो ट्रेंड आमतौर पे अभी इंफॉर्मेशन का ऐसा दौर है कि 2-4 दिन का हैशटैग, 2-4 दिन के बाद उसकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको याद हो, सही से याद हो, तो अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी, और अभी उसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 6-7 महीने पहले तक अभी आग बुझी नहीं थी। वो उस आग लगने की वजह कई लोग ये मानते हैं कि वहां पर जंगलों का पट्टा हासिल करने में जुटी माइनिंग कंपनियां और एग्रीकल्चर लॉबी,
इन लोगों ने मिलकर वहां पर जंगलों में आग लगाई ताकि जंगल एक बार वहां खत्म हो जाए तो जंगल की कटाई का जो सवाल है उसका विरोध पर्यावरणविद नहीं कर पाएंगे, उसका विरोध आदिवासी नहीं कर पाएंगे। और ये जो आग लगी थी, ये आग कोई 100 किलोमीटर के रेंज में नहीं लगी थी, कई लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये आग लगी थी और लाखों हेक्टेयर जमीन, जंगल जल के खाक हो गए थे और महीनों तक इस आग को बुझाया नहीं जा सका था। और इसमें आदिवासियों का फिर से वहां पर पलायन हुआ था और लगातार इस आग की वजह से वहां पर कई गंभीर किस्म की बीमारियां पनपी थी। कई नए तरह के जो आदिवासी लोग थे जो कभी उनका साबका बाहरी दुनिया से नहीं पड़ा था, वो लोग बेघर हो गए थे और हजारों किलोमीटर जो जंगल है वो वीरान हो गए थे। और उसके बाद जब वो नए तरह के लोगों के संपर्क में आए तो कई तरह की नई बीमारियां वहां पर पैदा हुई थी। इसके बारे में कई तरह की रिपोर्ट्स बीते महीनों में, कुछ दिन जब कोरोना वायरस का दौर शुरू नहीं हुआ था उससे पहले सामने आ चुकी हैं। अब कोरोना वायरस के बाद जिन माइनिंग कंपनीज पे इसको फैलाने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, जो आदिवासी समुदाय, जो आदिवासी अधिकार संगठन लगातार माइनिंग से परहेज बरतने की नसीहत दे रहे थे और इन माइनिंग कंपनीज को विलन बता रहे थे, चाहे वो इलीगल माइनिंग करने वाली हो चाहे वो लीगल माइनिंग करने वाली कंपनीज हो, अब वही माइनिंग कंपनियां समाचार एजेंसियों के जरिए अपना अच्छा चेहरा प्रोजेक्ट करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी बातचीत और जिसमें मैंने बताने की कोशिश की कि किस तरह माइनिंग कंपनियां कोरोना वायरस के दौर में आदिवासियों का रहनुमा बनने की कोशिश करती हुई खुद को दिखा रही है, जबकि जिनका रहनुमा बनने की वो दावा कर रही है वो कंपनियां, वो समुदाय कह रहा है कि आप विलेन हो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए आप खतरा हो। तो ये पूरी बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा हमारे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसको आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। और आखिर में एक बात कि लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ वीडियो हमें बनाकर 1 मिनट का भेजिए तो हम एशिया विल हिंदी के प्लेटफॉर्म पर उसे जगह देंगे। मैं एक व्हाट्सएप नंबर बताने वाला हूँ, उसी नंबर पर आपको वीडियो भेजना है। नंबर है 9003074655। नमस्कार।